नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात दिल्ली को कब तक जलाओगे, कब होश में आओगे, हम यही सवाल पूछना चाहते हैं आज। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अचानक हिंसा भड़क उठी। कल ये तस्वीरें न्यूज़ 24 ने सबसे पहले आपको दिखाई। हालांकि फौरन मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत करवाया, लेकिन इसमें भी 1 घंटे का वक्त लग गया। इलाके में आज जरूर शांति है, लेकिन देखिए बड़ी खबर, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 लोग घायल कुल मिलाकर के, इनमें 8 पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल हुए हैं। 1 पुलिसकर्मी के हाथ में गोली भी लगी है। ये तमाम तस्वीरें जो आपको देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली को जलाओगे, कब होश में आओगे? दरअसल क्योंकि ये राजधानी की बात है। यहां पर आज हालांकि दुकानें खुली, लोगों का आना जाना है। इलाके की हर गली में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है। रात भर से पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर भी रखी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। 12 लोग हिंसा में घायल हुए हैं, 8 पुलिस वाले हैं, 1 पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है। इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। और देखिए शोभा यात्रा पर कैसे ये पथराव हुआ, उसकी तस्वीरें, जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं। इधर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और हर गली में अब पुलिस की तैनाती है। ऐसे में आज माहौल शांतिपूर्ण देखने को मिला है, लेकिन तनाव अब भी है। कर सकता सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शांतिपूर्वक शोभा यात्रा पर जो पूर्व नियोजित हमला हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी के गुंडे और आम आदमी पार्टी के वो नेता जिनको अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन है, वो शामिल थे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के गुंडे और उनके नेता शांतिपूर्वक निकलने वाली शोभा यात्रा पर हमला करते हैं। इतनी कांच की बोतलें कहां से आई, इतने पत्थर कहां से आए? तो ये साफ दर्शाता है इसके पीछे दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। पर मैं अरविंद केजरीवाल सर से निवेदन करता हूं, सर प्लीज सर, इस दिल्ली को मत जलाइए सर। ये देखिए किस तरीके से इस पर जमकर सियासत हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा पर FIR की कॉपी सामने आई। हमने आपको बताया कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और न्यूज़ 24 के पास FIR की कॉपी आ चुकी है। शोभा यात्रा शांति से निकल रही थी। इस FIR में कहा गया है C ब्लॉक के पास कुछ लोगों ने बहस की, पुलिस ने मामला शांत करवाने की कोशिश की। जैसे ही बहस की शुरुआत हुई, पुलिस ने पहला कदम उठाया, मामले को शांत करवाने की कोशिश की। ये कहा गया है इस FIR में। ये पूरी FIR की जो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या कुछ लिखा गया है तफसील से सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे कि आखिर ये FIR क्या कहता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले आखिर ये घटना कैसे घटित हुई, इस FIR में क्या कहा गया है। 9 लोगों को जिसके बाद गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन आपको बता दें हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ चल रही थी। और इसके बाद, इस पूछताछ के बाद 9 लोग जिसको इनमें शामिल पाया गया, उन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए FIR की कॉपी जो न्यूज़ 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है, हम सीधा चलते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ विमल कौशिक, मेरे सहयोगी, सबसे पहले जुड़ रहे हैं। हॉटस्पॉट पर लगातार पूरी रात मौजूद रहे, एक एक तस्वीर न्यूज़ 24 पर आप तक पहुंचाई। विमल, मैं आप ही के पास आ रही हूं सीधा। FIR में क्या लिखा गया है विमल? जी बिल्कुल, देखिए FIR में बेहद चौंकाने वाली बात लिखी है, जो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे किसी साजिश की तरफ इशारा करती है। FIR में साफ तौर पर जिक्र है कि जो शोभा यात्रा थी बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों से निकल रही थी, अलग अलग ब्लॉक से निकल रही थी। तभी 4:15 बजे के आसपास ये जो ठीक मेरे दूसरी तरफ है, ये C ब्लॉक का इलाका है। C ब्लॉक से ये मस्जिद के सामने से जब ये शोभा यात्रा गुजर रही थी, तभी क्योंकि FIR में एक शख्स का नाम है अंसार अली का नाम इस FIR में दर्ज है। पुलिस के अनुसार के अंसार वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे उनसे आर्गुमेंट शुरू कर दी और काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो गई। उसके बाद भी पुलिस वहां पर हालात को संभालने के लिए मौजूद थी और तब भी ऐसे हालात नहीं बने थे कि जो नौबत पथराव तक की आती, और काफ़ी देर तक ये बहस चली। उसके बाद जब शोभा यात्रा आगे बढ़ी और शोभा यात्रा के जो पीछे की तरफ कुछ लोग चल रहे थे, जो पीछे के बाकी हिस्सा बचा हुआ था, जब वो गुजर रहे थे, उसी दौरान
कुछ लोगों ने वहाँ से पथराव शुरू किया और उसके बाद माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और वहाँ से तमाम लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए इस तरफ जो जी ब्लॉक का इलाका है इस तरफ पहुँचे और यहाँ से ये जो भीड़ थी, बड़ी संख्या में जो लोग उनके पीछे आ रहे थे, वो भीड़ इसी जी ब्लॉक की तरफ गई और यहाँ पर भी उनको जो मिला उस पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि गाड़ियाँ तोड़ी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, घरों में भी पथराव किया गया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त एक और मैं महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पुलिस बल तो बड़ी संख्या में है ही और साथ ही जो जी ब्लॉक का इलाका है वहाँ की पूरी मार्केट खुल गई है, लेकिन सी ब्लॉक अभी भी पूरी तरीके से बंद है। सी ब्लॉक में कोई दुकानें नहीं खुली हैं और जो ये मेन रोड है सी ब्लॉक की तरफ और यहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद की गई है। और ऐसी जानकारी आ रही है कि पुलिस का ऑपरेशन अंदर किया जा रहा है। जो धरपकड़ लोगों की, जिन लोगों को चिन्हित किया गया, जिन लोगों की पहचान की गई है, उनकी धरपकड़ फिलहाल जारी है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों की और पहचान की गई। करीब 50 से ज़्यादा फुटेज हैं जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो या फिर वीडियो फुटेज हैं, उनके जरिए तमाम लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा विमल। ये एफआईआर सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको बता रहा है किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई। एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया उसके आधार पर सबसे बड़ी बात इस वक्त का अपडेट आपको बता दें। इस वक्त बड़ी जानकारी यह है कि सी ब्लॉक में धरपकड़ जारी है, वहां पर पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। 10 टीमों का गठन किया गया है और तेजी से लोगों को पकड़ने का काम, जो इसमें संलिप्त थे उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। सीधा दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे मेरे एक और सहयोगी बने हुए आप देख सकते हैं। जहां पर सबसे पहला पत्थर चला वहां पर दीपक दुबे इस वक्त मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा प्रशांत देव, राहुल को आप देख सकते हैं, राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का रुख करेंगे, लेकिन पहले दीपक आपके पास, जहां पर पहला पत्थर चला, राहुल, दीपक वहां आप मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? क्योंकि अब सबसे बड़ा पेच शुरुआत किसने की? जी, पुलिस भी यही समझना चाहती है। यही वजह है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी सी ब्लॉक के बाहर और ये मस्जिद है जहां पर जो लोग थे जब शोभा यात्रा यहां से निकाली जा रही थी। तो ये सामने का ये काली मंदिर है, यहां से ये शोभा यात्रा निकाली गई थी सामने की तरफ से। और जो काली मंदिर से मस्जिद की दूरी है तकरीबन 50 मीटर की है। सीधे इस रोड से जैसे ही शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंची तो जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो शोभा यात्रा में शामिल थे, शोभा यात्रा काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कई जो पीछे लोग थे वो यहाँ पर आए, मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश की और इसके साथ साथ पथराव शुरू कर दिया गया। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, ऐसे पत्थर हैं कि अगर आपको लग जाए तो शायद ही आपकी जान बच सके। यहाँ पर अलग अलग तरह के भगवा झंडे जिसमें ओम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मंदिर के इस गेट के प्रांगण के अंदर पत्थर नजर आ जाएंगे, मंदिर के बाहर प्रांगण के पत्थर और भगवा झंडे नजर आ जाएंगे। ये एक पक्ष है जो उनका कहना है कि जब शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही थी, जो पीछे के लोग थे उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की, क्योंकि समय था 6 से 6:30 बजे के बीच का। तो यहाँ पर लोग उकसाने की कोशिश कर रहे थे। मस्जिद के अंदर लोग कुछ नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे में उनके द्वारा आकर बातचीत करने की कोशिश की गई। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। मस्जिद के बाहर लोग पहुंचे, शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई थी हमारी दाहिनी साइड से, जो ये काली जी का मंदिर है। यहाँ से शोभा यात्रा निकली, मस्जिद तक पहुँचने में तकरीबन 2 से 3 मिनट का वक्त लगा, क्योंकि 50 मीटर की दूरी है। यहाँ पर लोग यहाँ से आगे की तरफ गुजर रहे थे जहाँ पर आपसी बहस हुई। वहीं अगर पुलिस के FIR की मुताबिक माने तो अंसार नाम का जो शख्स है वो 4 से 5 लोगों के साथ पहुँचता है और शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश करता है, वहां पर वो बहस करने की कोशिश करता है। उसके बाद जाकर लोग दोनों गुटों के बीच में आपसी कहासुनी होती है और पथराव शुरू हो जाता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पत्थर आए कहां से, बॉटल्स आए कहां से? तो ये दूसरी तरफ का इलाका है जहां पर स्क्रैप का बिजनेस होता है। छोटे छोटे लोग हैं जो कबाड़ी का बिजनेस करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कबाड़ी के दुकानों पर बॉटल्स मौजूद होते हैं। सवाल ये, क्या बॉटल्स यहाँ से उठाकर फेंके गए या फिर प्री प्लान तरीके से पत्थर और बॉटल्स को इकट्ठा करके रखा गया था? क्योंकि ये मस्जिद
का जो मुख्य द्वार है यहाँ पर आपको कई सारे पत्थर, बड़े पत्थर नज़र आ जाएंगे और इसके साथ साथ आपको भगवा झंडे नज़र आ जाएंगे। इसके पीछे अब पुलिस जांच में जुटी हुई है कि लोग यहाँ से गुजर रहे थे, क्या आपसी जब कहा सुनी हुई तो झंडा जो जिन्होंने लगाया हुआ था वो यहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि शोभा यात्रा थी, हनुमान जयंती थी, तो क्या झंडे यहाँ पर खुद गिर गए क्योंकि आपसी कहा सुनी शुरू हुई, पथराव शुरू हो गया, लोग भगदड़ करना शुरू किए। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक जिस तरह से कहा गया है, अंसार नाम का शख्स 4 से 5 लोगों के साथ यहाँ पर आता है और इसी रास्ते से जब ये जो हुजूम यहाँ से शोभा यात्रा का गुजर रहा होता है तो उनसे कहा। दीपक, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन आपने पूरी स्थिति को समझा दिया है। आप बने भी रहिएगा हमारे साथ अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। प्रशांत देव का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है, जरूरी कदम उठाएं, सख्त हिदायत दी गई है पुलिस अधिकारियों को, लेकिन जब तक कोई ऐसी घटना घट नहीं जाती तब तक क्या गृह मंत्रालय जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है क्या? और घटना घटने के बाद नींद से जागता है, जिसका नतीजा हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब इसकी पूरी आशंका थी कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है। देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तलब करने का मतलब यही है कि उस पे पूरी रिपोर्ट ये दी जाएगी कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लिए जाने थे, लिए गए कि नहीं लिए गए, और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, पोस्ट एक्शन पुलिस ने क्या किया, इसकी रिपोर्ट बना करके दी जाएगी। फिर उस गृह मंत्रालय अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगा। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तलब की है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गृह मंत्री ने अगर पुलिस कमिश्नर से बात की है, इसका मतलब है कि राजधानी दिल्ली में जहां सरकार की नाक के नीचे एक ऐसा इलाका जहां पर इस तरह के दंगे की बात हो जाए, वो भी तब जब पहले से रिटर्न में परमिशन पुलिस की दी हुई है, और परमिशन जैसा कि दी जाती है तो यही बात कही जाती है कि उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से प्रोसेशन को लेकर जाना अगर कम्युनल राइट्स का अंदेशा है। लेकिन ये सब कुछ पहली बार दिल्ली में हुआ। देखिए, मैं आपको यहाँ से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही, अगर कैमरे से दिखाई दे, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सालों से यहाँ पे दिखाई देती है। मंदिर और मस्जिद दोनों अगल बगल में है, और ये आज रातों रात खड़ा नहीं हो गया, सालों से यहाँ पे है। सालों से इस तरह के जुलूस यहाँ पे निकलते रहे और एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ पे बहुत सद्भाव से रहते रहे। कभी जहांगीरपुरी में इस तरह का दंगा नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि शोभा यात्रा निकली और इस तरीके का झगड़ा हुआ? क्या ये सिर्फ झगड़ा था तो इसको दंगे की शक्ल नहीं देनी चाहिए? झगड़ा हुआ, झगड़ा का निपटारा हो गया। ये कैसे, ये जो सवाल उठ रहा है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर अटैक करने की कोशिश की, इस तरह की जो बात आ रही है, ये चीजें बहुत खतरनाक है। क्या ये सच है या फिर ये र्यूमर है? इसका पता लगाना पुलिस का सबसे जरूरी काम यही है कि क्या दो समुदाय के बीच में ये क्लैश था या महज एक रोड रेज जैसी घटना थी, झगड़ा था, जुलूस आया और उसमें किसी ने झगड़ा किया, तो ये सिर्फ झगड़े तक सीमित था या दो समुदाय के बीच में एक तरीके का क्लैश था? तो ये पुलिस अपनी जांच पड़ताल में करेगी और इसको काफी मतलब बड़े स्तर पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब आज सुबह की स्थिति ये है कि पूरे इलाके में हर एक गली में पैरामिलिट्री फोर्स, लोकल पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है और आसपास जैसे कि आशंका, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा आशंका लग रही कि उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया, यूपी पुलिस और आसपास के जिलों में इस तरह का हाई अलर्ट क्यों कर दिया गया? ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि क्या इस तरह के, ऐसा तो है नहीं कि इससे पूरे देश में, पूरे राज्यों में दंगा भड़क जाएगा। हाँ, प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। तो प्रिकॉशन लेने के लिए जिस तरह की डिप्लॉयमेंट चारों तरफ की गई है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रशांत, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये पहले से कोई इनपुट हो, इंटेलिजेंस इनपुट लग रही है कि यहाँ हुआ है, आगे भी होगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा? और इसलिए अगर ये पहले से सतर्कता बरती जा रही है तो ये बढ़िया है, क्योंकि ये नफरत का जहर घोल रहा है। इस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही हैं तो प्रशांत, बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन इस तरह का माहौल कभी देश में रहा नहीं है, कभी इस तरह की चीजें रही नहीं है। तो सवाल उठता है कि साजिश अगर की और इसको कलर देने की किसी ने कोशिश की तो वो क्यों की, वो कौन लोग थे, उसका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, पता लगना चाहिए। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। अब हम सीधा राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा प्रशांत, बने रहिएगा। राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं, उनके पास भी अपडेट है कुछ। राहुल, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ और सबसे उस बयान को लेकर के आ रही हूँ जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया जब विमल कौशिक ने बात की पुलिस अधिकारी से। उनका कहना था ये तो हमारी सफलता है, हमने 1 घंटे के भीतर इसे रोक लिया।
इसे शर्मनाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? राजधानी है ये, आपको पहले से अलर्ट होता है। आप 4-5 पुलिसकर्मियों को डंडे के साथ भेज देते हैं, वो भी तब जब आप तमाम राज्यों में देख रहे हैं कि कितना हिंसात्मक रूप ऐसी घटनाएं अख्तियार कर ले रही हैं, और तब आप कहते हैं कि आपको 1 घंटा लग गया और ये आपकी कामयाबी है। मतलब ये अजीबोगरीब है कि आपके पास अलर्ट होते हुए आप इसे रोक नहीं पाए और हो गई घटना। देखिए, अगर आप एफआईआर की जो धाराएं हैं और जो पूरा एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो लिखा गया, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ है कि 8 से 10 पुलिसकर्मी थे जो उस शोभा यात्रा के दौरान उनके साथ मौजूद थे, जिस तरीके से लिखा गया है। और जहां अंसार का जिक्र किया गया कि वहां पहुंचा, उसने बहस करी, पुलिस ने उसको रोका, वो चले गए, लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोग आए, वहां से पत्थरबाजी शुरू हुई। ये पूरा अगर एफआईआर की बात करें तो 8 से 10 लोग, और जो शोभा यात्रा थी उसमें कितने लोग शामिल थे, क्योंकि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर यात्राएं होती हैं, शोभा यात्रा होती है, कोई जुलूस होता है, तो उसके लिए जो परमिशन में होते हैं कितने लोग आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, क्योंकि परमिशन ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अगर जिम्मेदारी होती है तो जो आयोजक होता है उसकी भी होती है, जो पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर में लगे होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि कितनी भीड़ थी, भीड़ को डिप्लॉयमेंट, भीड़ को देखने के लिए पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, अचानक जो सिचुएशन बनी उसके बाद कितना वक्त लग गया, क्योंकि पुलिस की एफआईआर से सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो एक भीड़ थी, अंसार का जिक्र किया गया, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेनिंग है, उससे सीधे तौर पे है कि दूसरा पक्ष जो था शोभा यात्रा में विघ्न डालने, बाधा डालने आया, उन्होंने पत्थरबाजी की। ये जांच का विषय है, क्योंकि ये कोर्ट में भी जाएगा मामला, क्योंकि संज्ञान आला अधिकारी ले रहे हैं, ग्राउंड पर हैं। लेकिन तस्वीर यही है कि वक्त जो लगा, जो संभालने में, हालांकि संभल नहीं पाई सिचुएशन, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जब तमाम आला अधिकारी, फोर्सेस यहाँ लगाई गई, तब कहा क्या कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन उससे पहले क्या ये आप जब लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉय होता है, पुलिस डिप्लॉय होती है और आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हालांकि संभावना यही है कि शोभा यात्रा में लोग कितने थे, भीड़ कितनी थी, और जो दूसरी तरफ से लोग आए वो कितने थे, क्योंकि उसी दौरान ये कहा गया है कि रोकने के बाद भीड़ आई है, पत्थर आए, पत्थर चलने लगे, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन एफआईआर का मतलब यही है कि एफआईआर में दूसरी तरफ शोभा यात्रा जब जा रही थी तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, रुकी नहीं, फिर डिप्लॉयमेंट हुई है, फिर दूसरी तरफ से पत्थरबाजी, कहीं ना कहीं उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तस्वीर यही है कि राजधानी दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां से आपको पहले ही पता है कि इस तरीके की यात्राएं हैं और जुलूस निकलना है, तो पुलिस की एक अलर्ट होती है, जो पुलिस के पास पहले से रहती है, मौजूद रहती है, और जहां संवेदनशील इलाके रहते हैं वहां डिप्लॉयमेंट हैवी रहती है। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि डिप्लॉयमेंट इतनी नहीं थी। 8 से 10 पुलिसकर्मी उस जलसे के साथ जा रहे थे, रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, पत्थरबाजी, आगजनी सब हुआ, उसके बाद अंडर कंट्रोल हुआ। अब सवाल यही है कि इस जांच में क्या निकल कर आएगा। अरेस्टिंग हो रही है, जांच में अधिकारी भी कह रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस जो कमिश्नर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल, इस पर अपडेट क्या है मैं आगे आपसे लूंगी। राहुल, पहले प्रभाकर मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर ऑपरेशन जारी है सी ब्लॉक में और वहां पर धरपकड़ चल रही है, जैसा कि विमल ने बताया। प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी 7 अप्रैल की खबर है प्रभाकर, 7 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की याचिका पर कहा था कि केंद्र का जवाब दाखिल हो जाए रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर, और उसके बाद इस पर हम सुनवाई करेंगे, यह आश्वासन दिया गया था। और इस मामले में बीजेपी कह रही है, खुद आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, वो कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी इतनी तादाद में यहां कि वो, कपिल मिश्रा ने तक कहा कि वो शोभा यात्रा तक नहीं निकालने दे रहे, भारतीयों पर हमले कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या दबाव पड़ेगा केंद्र पर? जल्द जवाब दाखिल कीजिए ताकि सुनवाई हो। आशा, मैं यहाँ जब आया हूँ तो सुबह जाकर के जहाँ हमारे सहयोगी हैं लोग, या घटना स्थल है जहाँ पर अशांति हुई थी, उस पूरे इलाके को समझने की कोशिश किया। और जना, अब जो आपने सवाल पूछा बहुत ही माकूल सवाल है। प्रत्येक दंगे का एक समाजशास्त्र होता है, एक राजनीति शास्त्र होता है, एक पॉलिटिक्स होती है और एक समाजशास्त्र होता है। यहाँ का समाजशास्त्र समझ में आया, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। यहाँ स्थिति ये है कि जो जगह है जहाँ पर ये घटना घटी, वहाँ पर कूड़ा बीनने वालों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है, और ये सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ये काम करने वाले कौन हैं। तो दिल्ली बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि यहाँ रोहिंग्या की संख्या है, तो ये बात सही है, ये यहाँ का समाजशास्त्र है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्याज की संख्या है। उसी में एक सवाल का जवाब है कि कल के दंगे में जो पत्थरबाजी हुई और जो शीशे बोतलें फेंकी गई, तो वहाँ पर जिस जगह पे हुआ है वहाँ पर ढेर सारे कूड़े के अलावा जो सामान्यतया बड़े बड़े बोरे में रखा जाता है, वहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं।
तो ये है उसका समाजशास्त्र। उस समाजशास्त्र में एक और समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के दंगे में कभी बड़ा लोग शामिल नहीं होता, छोटे लोग शामिल होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये जो जगह है, जो दंगे में शामिल लोग थे, जो अशांति करने वाले लोग थे, वो वही लोग हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। छोटे छोटे घर, 8 बाई 10 के कमरे में रहने वाले लोग, दिन भर काम करने वाले लोग, और पता नहीं अपने जीवन से इतना नाराज़ हैं या बेरोजगारी से नाराज़ हैं, पता नहीं किन चीज़ों से नाराज़ हैं कि उन्हें एक मौका चाहिए उनका आक्रोश निकालने के लिए, और ऐसा मौका इस तरह के जो राजनीति शास्त्र है दंगे का, वो उन्हें मुहैया कराता है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का बयान आ रहा है कि तत्काल ही नतीजे पर पहुंच गए कि कैसे हुआ। जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है और उससे 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। मंदिर की तरफ से शोभा यात्रा निकलती है, मस्जिद के समय बवाल होता है। हम इसको यहीं पर रोकते हैं इस बात को, और कल की उस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं कि भोपाल में एक शोभा यात्रा निकलती है, मुस्लिम इलाके से निकलती है जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या भारी है, और उस शोभा यात्रा में पर मुस्लिम फूल माला पर बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीर थी, कल देखने के बाद कितना अच्छा लगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आते हैं कि ऐसा क्या हो गया दिल्ली में, तो बात वही आती है कि इसकी राजनीति साथ समझने की ज़रूरत है कि कुछ दिन बाद दिल्ली में नगर MCD के चुनाव हैं, तो क्या उसका इससे कोई संबंध है? ये बताएंगे राजनीतिक पार्टी के नेता। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो कहने के लिए वो काफ़ी हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं, 144 लगा दिया गया है, रोजगार पर असर पड़ रहा है। यहाँ पे जो शांति प्रिय लोग हैं उनमें चिंता है, वो परेशान हो गए। और दिल्ली पुलिस की मैं बात कर लेता हूँ कि दिल्ली पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। थपथपाना चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे में स्थिति को काबू कर लिया, लेकिन इस विफलता पर भी बात होनी चाहिए कि पता था कि देश भर में दंगे हो रहे हैं, देश भर में अशांति हो रही है, और उसके बाद भी देश की राजधानी में गृह मंत्री के नाक के नीचे दिल्ली में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इस पर दिल्ली पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। एक बात और कि इस तरह से दिल्ली पुलिस को सारी चीज़ों के लिए हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ये भी हुआ है कि मात्र 9 लोग घायल हुए हैं, 9 में उन 9 लोगों में 8 दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। तो ये भी देखने की बात है कि पुलिस वालों की संख्या कम थी, उन्होंने अपने स्तर पर से संभालने की कोशिश की, नतीजा ये हुआ कि उसमें से 8 पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन फिर भी सवाल वही रह जाता है कि खुलेआम शोभा यात्रा में हथियार लहराए गए, शोभा यात्रा में हथियार लहराए गए, और उनको जब जवाब देने के लिए या उन पर जिन्होंने हमला किया हथियार उन्होंने भी लहराया। किस तरह से हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? मतलब ये कि स्थिति खराब होती जा रही है। और मैं थोड़ी सी बात इसमें अगर आगे बढ़ाऊं कि देश में अब ऐसे तमाम मौके मिल रहे हैं जब हमारे देश के कुछ प्रबुद्ध फिल्मकारों को अलग अलग तरह की फाइल्स बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसी ही चीज़ें फाइल्स बनाने का मौका देती हैं। मैंने समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बाद से एक मैं फिल्म शास्त्र भी जोड़ देता हूं कि इस तरह की चीज़ें हमारे फिल्मकारों को मौका देती हैं। तो आशा मैं यही बात कहूंगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, भोपाल की उस तस्वीर वाला हिंदुस्तान है जहां पर कोई एक शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की और मुस्लिम पक्ष के लोग उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। पता नहीं हमारे हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई है कि शोभा यात्रा। प्रभाकर, बहुत सही बात आपने कही। मैं वापस आपके पास आऊंगी। मेरे तमाम सहयोगी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, उनके पास जाते रहेंगे। लेकिन इस बीच मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रवक्ता बीजेपी आरपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अक्षय मराठे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल शर्मा ने आरपी सिंह जी कहा यह संयोग नहीं प्रयोग है, और किसकी विफलता है ये? एक तो प्रयोग कौन कर रहा है और किसकी विफलता इसे माने? इस प्रकार की हिंसा हो जाना दिल्ली में। देखिए, प्रयोग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की घटना जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस प्रकार वहां पर जो जानकारी है, हो सकता है मैं गलतों की गोली भी चली है और एक पुलिसकर्मी पर भी गोली लगी है, ऐसी कोई जानकारी आ रही है। तो ऑब्वियसली ये सहयोग नहीं, एक प्रयोग था। और लगातार इस प्रकार की हिंसाएं कर देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। एक जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है वो एक हर इशू पर, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। अब शोभा यात्राओं पर इस प्रकार से ये पहली बार हुआ है कि रामनवमी या हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर जिस प्रकार से पथराव हो रहा है, तो ये दिखता है कि ये एक प्रयोग है। और अफसोस है कि इसमें कौन कर रहा है प्रयोग? सीधा नाम लेना चाहेंगे? नहीं, सीधा नाम है, इसमें कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, एक धर्म के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दिख रहा है, सबको पता लग रहा है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं।
नहीं, हम तो दिल्ली में समझ नहीं नॉर्थ पा ईस्ट रहे में- सर कि कौन आखिर मैं कौन बात इसके करूं- पीछे दोषी, मैं कैसे बात- शुरुआत हुई। बात इसलिए आप पूरी कह करने रहे हैं दो कि तो- अगर ये वाकई प्रयोग है, बीजेपी कह रही है, कपिल मिश्रा कह रहे हैं, तो प्रयोग किसका है? मैं बात पूरी करूं। जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर एक प्रयोग हुआ था, जिस प्रकार से वहां पर लोग वहां पर छतों से जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके थे, गुलेल खड़ी की थी, सबको याद है कैसा प्रयोग था, वो कौन लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो ताहिर हुसैन का नाम उन दोनों में याद होगा सबको कि ताहिर हुसैन की छत पे क्या क्या सामान पाए गए थे, ताहिर हुसैन की क्या क्या गतिविधि थी, किस प्रकार से उनके घर पे या उनके घर के आसपास किस प्रकार से पुलिस अफसरों को और किस प्रकार के आईबी अफसर को वहां पर काटा गया, मारा गया, गोदा गया, सबकी जानकारी में है। तो एक नए प्रकार का प्रयोग, देश में एक नए प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जिस ट्रेजेक्टरी पर देश आज इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पर देश है, जिस ग्रोथ पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आज दुनिया में देश भारत का एक नाम है, उसको खराब करने की गृह मंत्रालय की विफलता या पुलिस की विफलता पर कुछ कहेंगे? इसे मानते हैं आप? पहली तो बात की मानते हैं ये विफलता है? आप एक मिनट, 9 लोग पुलिस के साथ थे, ये तो आपकी रिपोर्ट बता रही, 9 लोग पुलिस के साथ थे। आज तक कभी उस प्रकार की घटना हुई नहीं। अगर वहां पर कोई एक प्रयोग के नाते से एक सोची समझी चाल के नाते से कोई करे, और अभी मैं माफी चाहता हूँ, प्रभाकर जी कह रहे थे कि तलवारें दिखाई जा रही थी। सर, हर शोभा यात्रा के अंदर 4 या 5 लोग आगे बढ़कर तलवारें लेकर चलते हैं। वो तलवारें दिखाते नहीं है, वो हनुमान जयंती पर या रामनवमी पर शस्त्र पूजन करते हुए वो चलते हैं। उसको आप तलवारें भांजना दिखाएं। हाँ, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, शायद आपके यहाँ नहीं है वीडियोस, वो जिसपे एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा कर तलवारें भांजी जा रही है। एक शोभा यात्रा में आगे कुछ लोग चलते हैं जिनको लोग आकर मत्था भी देखते हैं, और वो शोभा यात्रा का हिस्सा होते हैं। वो ये नहीं कि किसी पर हमला करने के लिए तलवारें भांज रहे हैं। दूसरी ओर इस प्रकार का माहौल है जहाँ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग तलवारें भांज रहे हैं कि हमला करने की तैयारी हुई। तो ये अफसोसजनक है, तो फिर भी मैं दिल्ली के लोगों से अपील सिंह जी जरा रुकिएगा एक सेकंड, मैं जरा अपने सहयोगियों से चाहूंगी, जरा हम वो वीडियो प्ले करते हैं जो कि मस्जिद का वीडियो है, जहां पर अंदर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, वहां पर भगवा झंडे गिरे पड़े। जरा वो तस्वीर हम दिखाते हैं और जरा उससे डिस्क्राइब कीजिए। आरपी सिंह जी एक सेकंड सुन लीजिए मेरा सवाल। भगवा झंडा नहीं, भगवा झंडा कोई सूअर का मांस है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कैसी बात कर रही हैं? एक मिनट आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत रखिए। पहली बात, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। आरपी सिंह जी प्लीज ये मत कीजिए, बहुत संवेदनशील मामला है। आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत रखिए, मेरी विनती है आपसे, आप गलत कर रहे हैं। मैं शांतिपूर्ण तरीके से आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने ये शब्द कतई नहीं बोले। अपने टीवी चैनल पर एक सेकंड रुक जाइए, आप ये संयोग और प्रयोग यहाँ पर मत कीजिए प्लीज। आरपी सिंह जी प्लीज ये मत कीजिए, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे, आप कुछ और कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ जो मस्जिद का है। एक बात बताइए, यहीं पर सबसे पहला पत्थर चला मस्जिद के यहां से, ये कहा जा रहा है। तो अगर पत्थर चला पिछले वाले ग्रुप पर जो इस शोभा यात्रा में शामिल था, तो वो लोग भागेंगे तो कहां भागेंगे? बाहर की ओर रोड पर आगे भागेंगे, पीछे भागेंगे, या मस्जिद के अंदर भागेंगे कि मस्जिद के अंदर भगवा झंडे पड़े हुए हैं, या कि वहां पर उन लोगों ने जिन लोगों ने पत्थरबाजी की इन झंडों को उठाकर अंदर फेंक दिया? इसको जरा इसकी थ्योरी बताइए, आप मुझे समझाइए। आप जो मर्जी थ्योरी बनाइए, भगवा झंडा कोई सुअर का मीट नहीं है, ये बात समझिए। एक सेकंड, मैं हिंदू हूँ, भगवा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, प्लीज आप ऐसी बात मत करिए। ये अशोभनीय बात बिल्कुल मत करिए। आप भगवा झंडा होता है, ये बिल्कुल बात मत करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आरपी सिंह जी। इतने संवेदनशील मसले पर यहाँ बैठकर आप इतनी गलत अभद्र भाषा बोल रहे हैं। मेरी संस्कृति का दुख है मुझे इस बात का। संस्कृति के धोख, ये बिल्कुल ऐसी बातें मत कीजिए आप। नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें मत कीजिए आप। पहली बात, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही है। मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही। आप गलत तरीके से मेरी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ आरपी सिंह आपसे, आप इस तस्वीर को डिस्क्राइब कीजिए। अगर पिछली शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उन पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो लोग कहाँ भागेंगे? आगे भागेंगे, पीछे भागेंगे, रोड पर या मस्जिद में भागेंगे? मैं आपसे एक बहुत क्लियर लाइन पूछ रही हूँ, मैं जवाब दे दूं आपका, प्लीज बोलिए। वहां पर क्या भगदड़ हुई, कैसे हुआ, उसका भी वीडियोस नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। उस भगदड़ में किससे क्या छूटा, कहाँ गिरा, ये कैसे कह सकते हैं आप? तो कहिए नहीं, मैं यही तो बोल रही हूँ, आप ये कहिए।
आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। अनाप शनाप नहीं बोल रहा, आप भगवा झंडा के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे भगवा झंडा जानकर फेंका गया, और भगवा झंडा है देश का। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, बिल्कुल, कि ये जानबूझकर फेंका गया आपको लगता है, या यहाँ जो शोभा यात्रा में लोग मौजूद थे उन्होंने फेंक दिया, अंदर भाग गए छुपने के लिए? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये भी जांच का विषय होगा इसलिए। ठीक है, अक्षय मराठे आप ही के नेता हैं, अभी जांच चल रही है, कुछ क्लियर नहीं है, अभी पता ही नहीं कि किसने ये किया। आम आदमी के पार्टी के गुंडों ने किया, आपके महामंत्री ये कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, कुलदीप चहल कहते हैं आम आदमी पार्टी के गुंडों ने किया, आपके गुंडों ने किया, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। अक्षय मराठे, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमेशा कुछ गलत किस्म के लोग भड़काने की, लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे और करते आए हैं। लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टी हो, मीडिया के साथी हो, और मैं देख रहा हूँ आपके रिपोर्टर भी जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम एक सुर में सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें, और यही अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी करी, और उन्होंने उसी समय कड़ी से कड़ी निंदा करी है उन सारे लोगों की जिन्होंने कल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा होने दी और जिन्होंने करी। और मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली पुलिस से ये मांग करना चाहता हूं कि जो लोग इस घटना में शामिल थे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर सजा हो, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना हमारे दिल्ली राजधानी में कभी भी ना हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की भाषा मेरे से पहले जो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। इस समय हम सबकी जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि उस इलाके में जहां पे लोग हमारे ही देश के नागरिक रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जिस भी धर्म से है, उनको अपनी जिंदगी में अपने जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि उनके 144 लगने की वजह से उनके कामकाज पर असर हो रहा है। मुझे लगता है कि शांति की तरफ बढ़ने के लिए हमें यही तो बात है, ये संयोग नहीं प्रयोग है, बिल्कुल सही, इसीलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आप कुछ और पूछिए, उसका कुछ और का कुछ हो जाता है, यहां बैठकर भी हो रहा है। लेकिन मैं आपसे अक्षय जी ये समझना चाहती हूं, तुरंत मुख्यमंत्री का बयान आता है जी ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, ये तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप ही है ना वो जो शीला दीक्षित पर बार बार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते थे, तब किस हैसियत से उठाते थे? देखिए, हमारी सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम दिल्ली के लोगों से अपील करें कि शांति बनाए रखे, किसी के भड़कावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की बात होती है तो बिल्कुल ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंडर में आती है। लेकिन हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम बस केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि जिन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने तुरंत करनी चाहिए, और दोबारा इस किस्म की घटना ना हो इसके लिए उनको कदम उठाने चाहिए। इस पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी भी इस विषय में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की है। नहीं, आप कमिश्नर को विधानसभा में तलब कर लेते हैं, जवाब दीजिए इस मसले पर क्यों ये जो गेंद है एक दूसरे के पाले में क्यों डाली जा रही है? नहीं, हम बिल्कुल भी किसी के पाले में नहीं डाल रहे गेंद को। हमने केवल इतना कहा है, जैसे कि आपने कल देखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी कि उन्होंने तुरंत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी से फोन पर बात की। उन्होंने उनसे कहा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप जानती होंगी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए चलाते हैं। तो जहां तक संवैधानिक हमारी ड्यूटी बनती है, हमने तुरंत केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं दिल्ली में, अनिल बैजल जी जो उपराज्यपाल है, उनसे बात की और उनको कहा कि तुरंत कार्रवाई हो। हमने उनको ये नहीं बोला कि आपने अपना काम ठीक नहीं किया, या हमने उनको उनके ऊपर कोई, लेकिन अगर इसमें कोई कदम उठाएगा तो वो केंद्र उठाएगा, ये बात तय है, गृह मंत्रालय उठाएगा, और वो भी तब जब आपके पास पहले से अलर्ट था। और आरपी सिंह जी, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बहुत से बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है, मैं कोट करना चाहती हूँ आदेश गुप्ता को, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जो कहा है मैं कोट करना चाहती हूं। लेकिन बड़ी खबर ये बता दें, देखिए 14 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, 10 से ज्यादा लोग अभी भी हिरासत में है। ये संख्या अभी बढ़ेगी क्योंकि सी ब्लॉक में जहां से हिंसा की शुरुआत हुई वहां पर धरपकड़ जारी है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। 14 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं फिर उस सवाल पर आती हूं जो मैंने आपसे पूछा।
भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर जाएगा, जांच करेगा, आदेश गुप्ता ने यह कहा है। यह भी कहा है मैं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करूंगा। मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप बिजली पानी मुहैया क्यों करवा रहे हैं? रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मसला, आरपी सिंह जी, ये जो मसला है ना 2017 से कोर्ट के भीतर है। इस मसले पर सुनवाई अब तक सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई है, अगर आप कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, भारतीयों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। भारत सरकार ने 2017 से लेकर अब तक कोर्ट के भीतर, तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? जरा आपके ही चैनल पे इस समय एक वीडियो चल रहा है जिसमें तिरंगे पर पथराव हो रहा है। तिरंगे पर कोई भारतीय तो पथराव करेगा नहीं, सुनिश्चित है। मान लिया, आप ही दिखा रहे हैं ना। मैं एक मिनट, आपने अपनी बात कह दी, मेरी भी सुन लीजिए कृपा कर। वो दिखा रहे हैं, आप ही दिखा रहे हैं, मैं तो दिखा नहीं रहा कि किस प्रकार उस यात्रा के अंदर, शोभा यात्रा के अंदर आखिरी झांकी ऐसी थी जिसपे तिरंगा लगा हुआ है, तो लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं और उसी तिरंगे पर पथराव हो रहा है और उसी पर लाठी बरसाने की कोशिश की जा रही है। तो स्पष्ट है, हाँ, जहां तक सरकार का जवाब देने का, सरकार जवाब देगी, उसकी तहकीकात कर रही है सरकार पूरी तहकीकात करके उसका जवाब देगी किस प्रकार से रोहिंग्या बांग्लादेशी का यहाँ पर मामला है और किस प्रकार से उसको क्षेत्रीय सरकार, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको किस प्रकार से, एक मिनट मेरी अपना देखिए, मैं टोकता नहीं, किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट एक मसले पर जवाब देने के लिए जो इतना गंभीर हो, जो माहौल बिगाड़ रहा हो। ऐसा नहीं है ना कि जवाब अभी कोर्ट में केस कब गया, उसकी तारीख बता दीजिए। आपने 5 साल गिना दिए, परंतु कोर्ट में केस कब गया? रोहिंग्या का मामला भी 3 साल। चलिए आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ। अब नहीं, रोहिंग्या का नहीं, जवाब आप सुनना नहीं चाहते। रोहिंग्या का मामला 2 साल पहले कोर्ट में गया, उसकी पूरी, जब भी कोर्ट में कोई जवाब देना होता है उसकी पूरी जानकारी तहकीकात कर दिया जाता है और इसमें स्पष्ट है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। इनके विधायक हैं, एक वो दिल्ली में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लेना चाहती थी अक्षय जी, समय नहीं मिल पाया, लेकिन आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभाकर मिश्रा, विमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रशांत देव, राहुल प्रकाश और दीपक दुबे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और दिल्ली को जलाओगे कब होश में आओगे, हम पूछते रहेंगे सवाल, क्योंकि राजधानी का मसला है। तब भी जब इंटेलिजेंस इनपुट थे, इसके बावजूद घटना घट जाती है, तो जिम्मेदार कौन? एक ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।